सुप्रभातम। नमो नमः। आज से समास प्रारंभ करते हैं। तो इसमें कहा है अथ समासाः। अब समास प्रकरण प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि समास क्या है। ठीक है, तो समास को एक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, समास क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा का तात्पर्य है नाम। ठीक है, कोई नाम दे देना किसी को। ठीक है, अब जैसे समास की एक परिभाषा है, अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः। ठीक है, आपके पास कॉपी पेन होगी, आप कॉपी में अपना लिखते जाइए, तो लिखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समास की जो परिभाषा दी है वह है अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः। ठीक है, यानी कि अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः, अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना ही समास है। ठीक है, अनेक पदों का। ठीक है, पद कितने हैं? अनेक पद हैं, 2, 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तो अनेक पद हैं, बहुत सारे पद हैं, जितने भी पद हैं, तो उन पदों का मिलकर एक पद बन जाना उसको क्या कहा जाता है? समास संज्ञा दे दी जाती है, एक नाम दे दिया जाता है कि इसमें समास हो गया है। ठीक है, तो समास क्या है? एक संज्ञा है, एक नाम है। ठीक है, और वह नाम कब पड़ता है? वह समास नाम किसी को कब दिया जाता है? जब क्या होता है? अनेक पदों का मिलकर एक पद बन जाता है, तब क्या हो जाता है? उसे समास कहा जाता है। अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः। ठीक है, तो समास का एक विग्रह भी है, समसनम समासः कहा है। ठीक है, संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। ठीक है, जो क्या हो जाए? संक्षिप्त हो जाए, उसे भी समास कहते हैं। और भी परिभाषाएं दी है, जैसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द जहां पर एक जगह एक पद या एक अर्थ वाले बन जाते हैं, उसे समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द जब एक जगह पर एक पद और एक अर्थ वाले बन जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए आप, गंगायाः जलम कहा है। ठीक है, गंगायाः जलम, गंगा का जल। ठीक है, इसमें गंगायाः जो यह पद है, यह षष्ठ्यंत पद है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का पद है और यह अलग पद है। गंगा का, इसका अर्थ हमें साफ साफ मिल रहा है। गंगायाः, इसका तात्पर्य क्या है? षष्ठ्यंत पद है यह, और अलग पद है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? गंगा का। और जलम जो पद है वह प्रथमांत पद है। ठीक है, और इसका अर्थ भी हमें अलग प्राप्त हो रहा है कि जलम अर्थात जल। ठीक है, तो गंगायाः का अर्थ गंगा का हो गया और जलम का अर्थ जल या पानी हो गया। ठीक है, ये पद भी अलग हैं और इनके अर्थ भी अलग हैं। ठीक है, तो समास करने पर यह क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे अलग अलग पद क्या था? गंगायाः जलम था, गंगायाः का तात्पर्य था गंगा का, और जलम का तात्पर्य जल या पानी था। ठीक है, और दोनों पद अलग अलग थे। एक गंगा जो पद है वह षष्ठ्यंत पद है और जलम जो पद है वह प्रथमांत पद है। परंतु जब इसमें समास हो जाता है तो समास होकर के यह एक पद बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गंगा जलम, और इसका अर्थ भी एक होगा। क्या होगा? गंगा जल। ठीक है, तो का इत्यादि वो हट गया इसमें, जैसे गंगायाः जलम था। ठीक है, गंगा का जल, तो समास करने पर क्या बन गया? गंगा जलम। ठीक है, एक पद बन गया गंगा जलम, और इसका अर्थ भी हो गया गंगा जल। जहाँ पदार्थों की एक साथ उपस्थिति होती है, अलग अलग नहीं, वहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। ठीक, और समास में भी यह एकार्थी भाव सामर्थ्य रहता है। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं समास को। तत्र आदौ केवल समासः कहा। ठीक है, तत्र आदौ केवल समासः, यहाँ पर सबसे पहले केवल समास है। ठीक है, सर्वप्रथम समास कौन सा है? केवल समास है। आगे कह रहे हैं समासः पंचधा, समास पांच प्रकार का होता है कह रहे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम कहा तत्र आदौ केवल समासः, यहाँ पर सर्वप्रथम केवल समास का वर्णन किया जा रहा है, केवल समास बताया जा रहा है।
समासः पंचधा, यह जो समास है वह 5 प्रकार का होता है बता रहे हैं, ठीक है। तत्र समसनम समासः, ये पहले भी बता चुके हैं। तत्र समसनम समासः अर्थात संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। तत्र यहाँ पर समसनम समासः, संक्षिप्त होने को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। अब इससे पहले बताया समासः पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं। तत्र समसनम समासः, और संक्षिप्त होने को समास कहा जाता है। स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। अब इसमें सबसे पहला जो समास है वह है केवल समास, ठीक है। तत्रादौ केवल समासः भी कहा है, ठीक है। तो स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, जो केवल समास है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह केवल समास कैसा होता है। स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, जो वह केवल समास है वह कैसा है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, अर्थात उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है। जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं है वह समास कौन सा है? वह केवल समास है। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है जो समास, वह कौन सा समास है? केवल समास है। जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है उसे केवल समास कहा गया है। आगे कह रहे हैं प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः। अब दूसरा समास बता रहे हैं अव्ययी भावः, अव्ययी नाम का द्वितीय समास है। और वह समास कैसा है उसकी विशेषता बता रहे हैं। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, प्रायः जिसका क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधान, प्रायः जिसका पूर्व पदार्थ प्रधान रहता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और वह दूसरे नंबर का समास है। प्रथम समास कौन सा है? केवल समास है, जिसमें विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, जो विशेष किसी विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है उसे केवल समास कहा गया है। और प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय, और दूसरा समास जो है वह अव्ययी भाव समास है, और वह प्रायेण, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानो, जिसका क्या होता है? प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, जिसमें वह अव्ययी भाव समास है। और आगे कह रहे हैं प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषस तृतीय। अब तृतीय समास के बारे में बता रहे हैं। वह तृतीय समास तत्पुरुष समास है, और उसमें क्या विशेषता है? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, जिस समास में उत्तर पदार्थ प्रधान हो वह समास कौन सा कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है, और वह तृतीय समास है। प्रथम समास केवल समास, द्वितीय अव्ययी भाव, तृतीय तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, कर्मधारय भेदो द्विगुः कहा, ठीक है। तो इन समासों में तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, जो तत्पुरुष समास हमने कहा तीसरा, उसका एक भेद कर्मधारय समास भी है। और कर्मधारय भेदो द्विगुः, और उस कर्मधारय समास का एक भेद द्विगु समास है, ठीक है। आगे कह रहे हैं प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। अब चतुर्थ समास के बारे में बता रहे हैं। चौथा समास बहुव्रीहि समास है। इसमें कहा प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः, जिसमें प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान है। प्रायः क्या होता है? इसमें अन्य पदार्थ प्रधान हो वह कौन सा समास है? वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, और यह चौथा समास है। अंतिम पांचवा समास बता रहे हैं प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः, ठीक है। पांचवा जो समास है वह द्वंद्व समास है, और उसमें क्या विशेषता है? प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो, जिसमें उभय अर्थात दोनों पदार्थ, सभी पदार्थ क्या हों? प्रधान हों, मुख्य हों, वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है, और वह पांचवा समास है, ठीक है। तो समास 5 प्रकार के होते हैं बताया, ठीक है। तो और पहला समास बताया केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तृतीय तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास, और पांचवा द्वंद्व समास बताया, ठीक है। केवल समास की विशेषता बताई। स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, केवल समास है जो अपनी किसी विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त हो, जिसकी कोई विशेष संज्ञा न हो उसे केवल समास कहा जाता है। यह प्रथम समास है। और प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय, ठीक है। और जिसमें प्रायः पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो वह अव्ययी भाव नाम का द्वितीय समास है। और तृतीय समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः,
प्रायः जिसमें उत्तर पदार्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष के भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु बताया। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि चतुर्थ। और चौथा समास बहुव्रीहि समास बताया। इसमें प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो, प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान रहता है और उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमा। और अंतिम पांचवा समास द्वंद्व समास बताया, जिसमें कि प्रायः उभय पदार्थ प्रधान, उभय सभी, दोनों या सभी जितने भी पदार्थ हैं वह प्रधान रहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला सूत्र समास का आ रहा है। हम लघु सिद्धांत कौमुदी से समास पढ़ रहे हैं। यह आपके सिलेबस में लगा हुआ है, लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण। ठीक है, इससे पूर्व हम लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ चुके हैं। अब समास प्रकरण हम आज से प्रारंभ हमने किया है। इसमें सर्वप्रथम हम सबसे पहला सूत्र पढ़ते हैं। यह परिभाषा सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो समर्थः पद विधि का। ठीक है, इसकी वृत्ति है पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः कह रहे हैं। ठीक है, पद संबंधी यो विधि स समर्थ आश्रितो बोध्य। ठीक है, कह रहे हैं पदों से संबंधी जो भी कार्य कहा जाएगा वह समर्थ पदों के आश्रय पर होगा, असमर्थ पदों के आश्रय में नहीं होगा, कह रहे हैं। ठीक है, समर्थः पद विधि एक परिभाषा बताई यहाँ पर कि पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य। पद संबंधी यो विधि, ठीक है, जो अष्टाध्यायी का ग्रंथ है, ठीक है, उसमें जहाँ कहीं भी पदों से संबंधी कार्य कहा जाएगा, पद संबंधी यो विधि, पदों से संबंधी जो विधि बताई जाएगी, जो कार्य कहा जाएगा, वह कार्य समर्थाश्रितो बोध्य, वह कार्य समर्थ पदों के आश्रय पर ही होगा, असमर्थ पदों के आश्रय में नहीं होगा। ठीक है, तो पदों से संबंधी जो भी कार्य होगा वह किस में होगा, समर्थ पदों में। दोनों पद कैसे होने चाहिए, सामर्थ्यवान होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए। ठीक है, अब सामर्थ्य क्या है, ठीक है, सामर्थ्य है आकांक्षा आदि के द्वारा पदार्थों में परस्पर संबंध होने की योग्यता होना ही सामर्थ्य है। ठीक है, तो पदार्थों में परस्पर जो संबंध होने की योग्यता होती है उसे ही सामर्थ्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जैसे सुवर्णस्य कहने पर, सुवर्णस्य कहने के बाद यह आकांक्षा होती है कि सुवर्ण का क्या। ठीक है, हमने कहा सुवर्णस्य, सुवर्ण का कह दिया, सोने का। ठीक है, अब सभी की आकांक्षा होगी कि सोने का क्या। ठीक है, तो उत्तर आता है जैसे कंकणम। ठीक है, तो सुवर्णस्य कंकणम। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पद कैसे हुए, आकांक्षा युक्त हुए इसमें, और दोनों पदों का जो संबंध हुआ यह समर्थ पदों के आश्रय में हुआ, दोनों समर्थ पद हैं। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण आता है, भार्या सुवर्णस्य कंकणम राज्ञः कह दिया। ठीक है, तो इसमें भार्या का सुवर्ण के साथ और कंकड़ का राज्ञः के साथ सामर्थ्य नहीं आ रहा है। ठीक है, अब भार्या सुवर्णस्य कह दिया। ठीक है, और भार्या सुवर्णस्य कंकणम राज्ञः। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनमें सामर्थ्य नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दो पदों में इसलिए समास नहीं हो पाएगा। तो जब यदि हमें समास करना है तो हमें पदों से संबंधी यदि कार्य करना है तो हमें दोनों पद कैसे चाहिए, सामर्थ्यवान पद चाहिए। ठीक है, तो जब सामर्थ्यवान पद होंगे तभी वहां पर समास हो पाएगा। अब अगला सूत्र आता है प्राक कडारात समासः। ठीक है, यह समास संज्ञा अधिकार विधायक सूत्र है। ठीक है, समास संज्ञा का अधिकार करने वाला सूत्र है, अधिकार बताने वाला कि समास संज्ञा जो यह समास नाम है वह हमने कहाँ तक दिया है, कहाँ तक, किन किन सूत्रों में, कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनसे यह समास का कार्य होगा। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं प्राक कडारात समासः, कडारा कर्मधारये इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते। कडाराह कर्मधारये, यह एक सूत्र है। ठीक है, इत्यतः प्राक, इस सूत्र से पूर्व तक, समास इत्यधिक्रियते, समासः इस पद का अधिकार चलता है। ठीक है,
तो कडाराह कर्मधारये एक सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र से पूर्व तक समासः इसका अधिकार चलता है, ठीक है। तो कडाराह कर्मधारये से पूर्व तक जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी समास का अधिकार जाता है और उन सूत्रों से जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक। अगला सूत्र आता है सह सुपा। यह समास विधायक विधि सूत्र है, ठीक है। समास का विधान करने वाला सूत्र है यह सह सुपा। अब यह सूत्र कहता है सुप सुपा सह वा समश्यते। यह कह रहा है सुप सुपा सह वा समश्यते। यह कहता है सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ठीक है। सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अब यह सुबंत क्या है? सुबंत आपने पढ़े होंगे सु औजस अम औटसस टाभ्याम भिस ङेभ्याम्भ्यस ngसिभ्याम्भ्यस ngस ओस आम ङी ओस सु। तो यह 21 सुबंत होते हैं, ठीक है। सुबंत कितने हैं? 21 सुबंत हैं। तो कहा सुपा सहवा समश्यते, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है कह रहे हैं, ठीक है। इससे पूर्व भी आपको बता चुके हैं समर्थः पद विधि में, ठीक है, ठीक है। जो सामर्थ्यवान पद है उनमें ही क्या होता है? समास होता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर बताया कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। आगे कह रहे हैं समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक, ठीक है। अब पहले कहा सुप सुपा सहवा समश्यते, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अब कह रहे हैं समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक। अब जो प्रक्रिया आ रही है, हम आगे रूपों को बनाएंगे, जो शब्द हैं वह शब्द कैसे कैसे बन रहा है उस शब्द को बनाएंगे, तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पर बता दी गई है। कह रहे हैं समासत्वात्, जब हम क्या कर लेंगे? समास बना लेंगे, ठीक है। जैसे कहा कि सह सुपा, ठीक है, यह समास विधायक सूत्र है। तो इससे सुप सुपा सहवा समश्यते, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है कहा, ठीक है। तो जब हमें समर्थ सुबंत मिल जाएंगे और हम उनकी सह सुपा से जहाँ पर करनी समास संज्ञा करनी होगी तो समास का विधान कर देंगे। तो समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक कहा, समास हो जाने के बाद, समासत्वात्, ठीक है, समास हो जाने के बाद प्रातिपदिकत्वेन, समास होने के बाद क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी कह रहे हैं, ठीक है। और वह प्रातिपदिक संज्ञा इसमें समास में किससे होती है? कृत तद्धित समासाश्च एक सूत्र है, इस सूत्र से इस समास में क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ठीक है। तो समास होने के बाद कृत तद्धित समासाश्च जो सूत्र है उससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और कहा प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक, और प्रातिपदिक के उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद जो प्रातिपदिक के अवयव हैं, सुप आदि जो अवयव हैं, सु औजस अम और सस जो भी उसमें लगा रहेगा, वह जो सुप है उसका क्या हो जाएगा? सुपोलुक, अर्थात सुप का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो सुप का लोप किससे होगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एक सूत्र है, इससे क्या हो जाएगा? सुबंत का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। सुपा सहवा समश्यते, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। और इसके बाद इन्होंने समास की प्रक्रिया बताई, यह आपको और स्पष्ट आगे हो जाएगी कि समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक समास, समास हो जाने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा आपको बता दी है कृतद्धित समासाश्च से होगी। और समास प्रातिपदिकत्वेन, प्रातिपदिक हो जाने के बाद सुपोलुक, सुबंत का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आगे कह रहे हैं अब परार्थाभिधानम वृत्ति ही, ठीक है। परार्थाभिधानम वृत्ति ही, समास में जब पद अपने अर्थ को पूर्णतया या अंशतः छोड़कर एक विशिष्ट अर्थों को कहने लग जाते हैं तो उसे आचार्यों ने क्या कहा है? वृत्ति कहा है, ठीक है। परार्थाभिधानम वृत्ति ही, ठीक है। तो समास में जब पद अपने अर्थ को पूर्णतया या फिर अंशतः छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थों को कहने लग जाते हैं उसे क्या कहा गया है? वृत्ति कहा गया है, ठीक है। तो परार्थाभिधानम वृत्ति, परार्थस्य अभिधानम, दूसरे का अभिधान, दूसरे को कहना क्या है? वृत्ति है, ठीक है। जब समास में क्या हो जाता है? कोई पद अपने अर्थ को या तो पूर्णतः छोड़ दे या फिर अंश रूप में थोड़ा अंश उसका छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाए,
तो उसे आचार्यों ने वृत्ति कहा है। ठीक है, तो वृत्ति कहीं पर पूछा जाए आपसे वृत्ति क्या है, तो परार्थाभिधानम वृत्ति ही। आगे कह रहे हैं कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः। अब ये वृत्तियां कितनी हैं ये बता रहे हैं, ये वृत्तियां पंचवृत्तयः कहा। ठीक है, ये वृत्तियां जो हैं 5 हैं, और ये वह वृत्तियां कौन कौन हैं, कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः। ये 5 वृत्तियां हैं। कृदंत वृत्ति पहली, दूसरी तद्धित वृत्ति, ठीक है, तीसरी समास वृत्ति, चौथी एक शेष वृत्ति, और पांचवी सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति। ठीक है, तो यह 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई। आगे कह रहे हैं वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह स च लौकिको अलौकिकश्चेति द्विधा। ठीक है, आगे कहा वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थावबोधकम, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए, वाक्यम विग्रह, जो वाक्य होता है उसे क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। ठीक है, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो वृत्ति आपने जान ली है इससे पूर्व। ठीक है, वृत्ति किसे कहा जाता है, और अब यहाँ पर बताया कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। और स च लौकिको अलौकिकस्य, और वह विग्रह 2 प्रकार का होता है। बता रहे हैं कौन कौन सा, लौकिको अलौकिकस्येति, लौकिक और अलौकिक से वह विग्रह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक विग्रह होता है लौकिक विग्रह, और एक विग्रह होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का तात्पर्य है लौकिक अर्थात जिसका लोक में प्रयोग किया जाता है, लौकिक यानी कि जिसका लोक में प्रयोग किया जाता है या फिर सामान्य व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। और अलौकिक का मतलब है जिसका सामान्य लोक में व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसको प्रयोग के लिए हम व्यवहार में यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो तत्र पूर्वं भूत इति लौकिकः, पूर्वं भूतसु इत्य अलौकिकः भूतपूर्वः कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द बनना है, क्या बनना है, भूतपूर्वः। ठीक है, तो उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ पर बता दिया है, उसका लौकिक और अलौकिक विग्रह यहाँ पर दे दिया है इन्होंने। ठीक है, समझाने के लिए भूतपूर्वः का। ठीक है, तो इससे पहले हमें बताया कि जो वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, ठीक है, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब वृत्ति क्या है, इसमें भूतपूर्व को आप वृत्ति मान लीजिए। ठीक है, वृत्ति क्या है, भूतपूर्व है। अब उस वृत्ति के अर्थ का जो बोध कराने के लिए का जो वाक्य होता है उसे क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो विग्रह कितने प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक प्रकार का, 2 प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पर भूतपूर्व जो वृत्ति है उसके लौकिक और अलौकिक 2 विग्रह दे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तत्र पूर्वं भूत इति लौकिकः, भूतपूर्व का लौकिक विग्रह क्या बना यहाँ पर, पूर्वं भूत। ठीक है, ये जो पूर्वं भूत यहाँ पर बना है, ठीक है, यह पूर्वं भूत इसका भूतपूर्व का लौकिक विग्रह बना है। ठीक है, और इसका अलौकिक विग्रह बना है पूर्वं भूतसु इत्यलौकिकः। ठीक है, पूर्वं भूतसु इसका भूतपूर्व का लौकिक इत्यलौकिकः अलौकिक विग्रह बना। ठीक है, तो ये जो अलौकिक विग्रह है, हम जो भी प्रयोग करेंगे, जो भी प्रयोग अपने बनाएंगे, ठीक है, तो उनको हम अलौकिक विग्रह में ही बनाएंगे। ठीक है, और जो यह लौकिक विग्रह है यह लोक में प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लौकिक और अलौकिक विग्रह आप समझ गए होंगे। ठीक है, और स्पष्ट रूप में यहाँ पर दिया गया है भूतपूर्व का लौकिक और अलौकिक विग्रह। तो तत्र पूर्वं भूत इति लौकिकः, जो भूतपूर्व का लौकिक विग्रह है वह है पूर्वं भूत, और भूतपूर्व का अलौकिक विग्रह पूर्वं भूतसु, यह है। ठीक है, तो भूतपूर्व कहा। ठीक है, अभी इसे बनाएंगे आगे, इससे पहले इससे आगे भी पढ़ लेते हैं। भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात् पूर्वनिपातः,
एक सूत्र है, इसमें ही लगेगा वो भूतपूर्व में, ठीक है। उसमें कहा है भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात, भूतपूर्वे चरट पाणिनि के द्वारा एक सूत्र पढ़ा गया है। उस सूत्र के निर्देश से भूतपूर्व में पूर्व निपात हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा जब यह पूर्व निपात हम करेंगे। आगे एक वार्तिक आता है, वार्तिकम कहा है, इवेन सह समासो विभक्त्य लोपस्य, यह एक वार्तिक दिया गया है। इसमें कहा है कि इव के साथ इवेन सह समासो विभक्त्य लोपस्य, और इव के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप नहीं होता है। कहा वागर्थौ इव बनाया है, वागर्थाविव बनता है, ठीक है। तो अब इन प्रयोगों की सिद्धि को देख लीजिए आप। सबसे पहले भूतपूर्व देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है तत्र पूर्वम भूत इति लौकिकः और पूर्वम भूतसु इत्यलौकिकः भूतपूर्व, भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात पूर्व निपातः, ठीक है। तो भूतपूर्व कैसे बनता है? भूतपूर्व का अर्थ है जो पहले हुआ हो, ठीक है। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने भूतपूर्व। तो भूतपूर्व का जो लौकिक विग्रह हुआ है वह लिखा है पूर्वम भूतः, ठीक है। तो यह लौकिक विग्रह है जिसका लोक में प्रयोग होता है, ठीक है। और अलौकिक विग्रह इसका बना है पूर्व अम भूत सु, ठीक है। तो पूर्व में कौन सी विभक्ति लगी है? पूर्व में सु औजस अम, ठीक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, और भूत में सु विभक्ति, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन की लगी हुई है, ठीक है। तो जो अलौकिक विग्रह है उसमें हम क्या कर देते हैं, जो भी विभक्ति जिस शब्द में लगी रहती है उस विभक्ति को हम अलग कर देते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? अलौकिक विग्रह कहा जाता है, ठीक है। जैसे लौकिक विग्रह में हमने क्या लिखा? पूर्वम भूतः लिखा, ठीक है। तो विभक्तियां उनके साथ लगी थी हमारी, पूर्वम, ठीक है। पूर्वम की जो द्वितीय विभक्ति का जो रूप है हमने पूर्वम पूरा लिख दिया, और भूतः प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है वह हमने वैसे ही पूरा लिख दिया, ठीक है। तो लेकिन अलौकिक विग्रह में हमने क्या किया, जो इनकी विभक्तियां हैं उनको अलग अलग लिख दिया हमने। जैसे पूर्व अम, ठीक है। जो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, एक वचन में अम लगता है, तो अम को हमने अलग लिख दिया, पूर्व में से अम को अलग कर दिया, और भूत में से जो उसमें सु विभक्ति लगी हुई थी उसे हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब जो भी हमारे सिद्धि के कार्य होंगे आगे को, वह सारे अलौकिक विग्रह में होंगे, ठीक है। तो पूर्व अम भूत सु यह बना हमारा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला सूत्र आ जाएगा सहसुपा, ठीक है। सहसुपा अभी अभी हमने पढ़ा है, वह समास विधान करने वाला सूत्र है, ठीक है। समास करने वाला सूत्र है। उसने क्या कहा है? सुप सुपा सहवा समस्यते, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सुबंत, दोनों सुबंत हैं और समर्थ सुबंत है, पूर्व भी और भूत भी, ठीक है। पूर्व अम भूत सु दोनों क्या हैं? पूर्व अम एक है और भूत सु एक है, ठीक है। तो दोनों ये जो पद हैं पूर्व अम और भूत सु दोनों क्या हैं? समर्थ सुबंत है। और इन समर्थ सुबंत होने से इनका क्या हो जाएगा? इनके पूरे समुदाय का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें समास हो जाएगा। इसको एक संज्ञा अब दे दी गई है कि तुम क्या हो? समास हो, ठीक है। सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ यहाँ पर समास कर दिया गया है। समास का विधान किस सूत्र के द्वारा? सामने लिखा है सहसुपा, सहसुपा सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो पूर्व अम भूत सु इस पूरे का, ठीक है। शुरुआत में अभी मैं काफ़ी आराम से आपको जितना विस्तृत हो सकता है उतने विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम थोड़ा तेज भी अगर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक जो वीडियो है इसे आप अच्छे से देखिए, और ठीक है। तो पूर्व अम भूत सु यह जो पूरा का पूरा है, ठीक है, इस पूरे का क्या हो जाता है? समास हो जाता है, ठीक है। इसको समास संज्ञा प्राप्त हो जाती है पूरे को। किसको? पूर्व अम भूत सु पूरे को, ठीक है। अब जब इसे समास संज्ञा प्राप्त हो जाती है, इसके बाद क्या होता है? आगे कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से आपने पहले भी पढ़ा था सहसुपा वाले सूत्र में, उसमें लिखा था सुप सुपा सहवा समस्यति लिखा था, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ठीक है। ये हमने कर भी दिया है। उसके बाद उसमें प्रक्रिया लिखी थी आगे आगे की समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक, समासत्वात् समास हो जाने के बाद, ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक, समास हो जाने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद सुबंत का लोप हो जाता है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया आगे चल रही है।
तो यहाँ पर कृतद्धित समासास्त्र से इस पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो किस समुदाय की, पूर्व अम भूत सु, यह जो पूरा का पूरा समुदाय है पूर्व अम भूत सु, इस पूरे के पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी, पूर्व अम भूत सु, यह जो समुदाय है इसकी क्या हो जाएगी, कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद क्या कहा है, सुपो धातु प्रातिपदिक हो एक सूत्र आएगा। ठीक है, यह क्या कर देता है, धातु और प्रातिपदिक के जो अवयव हैं उनके सुबंत का लोप कर देता है। ठीक है, तो इनके जो सुबंत थे पूर्व अम भूत सु, ठीक है, पूर्व जो शब्द है उसमें सुबंत क्या था, अम था। ठीक है, और भूत जो शब्द है उसमें सुबंत क्या है, सु है। ठीक है, तो इस अम और सु का यह सुपो धातु प्रातिपदिकयोः जो सूत्र है यह क्या कर देता है, लोप कर देता है। ठीक है, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इन सुबंतों का लोप हो जाता है, अम और सु का लोप हो जाता है। क्या बचा हमारे पास, पूर्व भूत बचा। ठीक है, क्या बचा, पूर्व भूत। अब आगे चलते हैं, आगे सूत्र आता है भूत पूर्वे चरट अब लगता है यहाँ पर। ठीक है, हमने आगे पढ़ा था पहले यहाँ पर ये अंत में जब भूतपूर्व यहाँ पर दिया है तो भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात पूर्व निपात अंत में दिखा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात पूर्व निपात कहा, कहाँ पर कहा, भूतपूर्व के बाद कहा है। ठीक है, तो भूतपूर्व में यह सूत्र लगना है, भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात, इसके निर्देश से पूर्व निपात हो जाएगा, जो बाद में है उसको पूर्व में रख देना, इसी को कहा पूर्व निपात। ठीक है, तो किस सूत्र से यह नियम आया, इस सूत्र ने कहा, भूतपूर्व चरट ने कह दिया कि इसका निर्देश है कि पूर्व निपात है, जो बाद में है उसको पहले रख दो, जो भी पद बाद में है उसको पूर्व में रख दिया जाए। तो यहाँ पर भूतपूर्व चरट लगता है, यह पाणिनि का एक निर्देश है, उसके अनुसार जो भूत का क्या हो जाता है, भूत का पूर्व प्रयोग हो जाता है, यानी कि पहले क्या था, पूर्व भूत था। ठीक है, पूर्व भूत चला आ रहा था। ठीक है, पूर्व भूत था, उसका भूतपूर्व चरट सूत्र लगने से क्या हो गया, वो जो पूर्व के बाद भूत शब्द था उस भूत शब्द को पहले रख देते हैं, पूर्व के पहले रख दिया जाता है, तो क्या बन जाता है हमारा, भूतपूर्व बन गया। ठीक है, जब भूतपूर्व बन जाता है तो एक परिभाषा है, एक देश विकृतम अनन्यवत, यह एक परिभाषा है। ठीक है, इस परिभाषा के बल पर क्या होता है कि पहले के प्रातिपदिक में विकृति आने पर भी प्रातिपदिकत्व बना रहता है। यह परिभाषा कहती है कि जो पहले के प्रातिपदिक में यदि विकृति भी आ जाए तो तब भी प्रातिपदिकत्व बना जाता है, बना रहता है। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमने क्या की थी, यहाँ पर कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा की थी। ठीक है, हमने प्रातिपदिक संज्ञा किस में की थी, पूर्व अम भूत सु में की थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ आने तक भूतपूर्व बचा है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा परिवर्तन हो गया है, लेकिन कुछ कुछ शब्द बचे हुए हैं। ठीक है, तो भूतपूर्व से जैसे अम हट गया है और सु हट गया है, और जैसे पहले भूत बाद में था लेकिन अब भूत पूर्व में आ गया है तो भूतपूर्व बन गया है। ठीक है, तो इतना परिवर्तन होने के बाद भी यहाँ पर एक परिभाषा आती है, एक देश विकृतम अनन्यवत। यह परिभाषा कहती है कि प्रातिपदिक में विकृति आने पर भी प्रातिपदिकत्व बना रहता है। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है संस्कृत में, कहते हैं जैसे एक कुत्ता है। ठीक है, उस कुत्ते की जैसे पूंछ काट दी जाती है। ठीक है, तो तब भी क्या होता है, पूंछ काटने के बाद कुत्ता कुत्ता ही रहता है ना, कुत्ता कोई अन्य जानवर तो या फिर मनुष्य तो नहीं बन जाता है, ना ही बिल्ली बन जाता है, कुत्ता कुत्ता ही रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक देश विकृतम अनन्यवत, यह परिभाषा यहाँ पर दी है कि थोड़ी विकृति आने पर भी उसका प्रातिपदिकत्व बना रहता है, यानी कि जो प्रातिपदिक संज्ञा हुई है उस संज्ञा में कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए भूतपूर्व को प्रातिपदिक मान करके यहाँ पर क्या हो जाता है, सुविभक्ति आती है। ठीक है, तो सुविभक्ति लाने के लिए जो सूत्र है वह यहाँ पर मैंने आधा ही लिखा है, बाद में मैं आपको पूरा दे दूंगा इसे। स्वज समोट छष्टाभ्याम भिस, इतना ही मैंने लिखा है। ठीक है, पूरा सूत्र है यह, स्वज समोट छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङस ओसाम ङ्योस सुप। ठीक है, तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुविभक्ति यहाँ पर आती है, तो भूतपूर्व प्लस
सु बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद सु में उपदेशे अजनुनासिक इत से सु की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उपदेशे अजनुनासिक इत से सु का जो उकार है उस उकार की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक, और तस्य लोपः से उस उकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या बचता है हमारे पास, भूतपूर्व प्लस हलंत स बचता है। ठीक है, भूतपूर्व प्लस स बचा। अब अगला सूत्र आता है स स जुषो रुह। ठीक है, यह सूत्र क्या करता है, जो सकार है भूतपूर्व के बाद जो स है उसको रू कर देता है, भूतपूर्व प्लस रू रहता है। अब रू में भी जो अंत में ऊ है, र में जो ऊ लगा हुआ है रू, ठीक है, तो उस रू में रू की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो क्या बचता है, भूतपूर्व प्लस र बचता है केवल। ठीक है, फिर इसके बाद सूत्र लगता है विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होती है र की, और खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है, किसे, र को विसर्ग हो जाता है। यह आपने विसर्ग संधि में भी ये सूत्र आपने पढ़े हैं, विरामो अवसानम खरवसानयोर विसर्जनीय। और जो अच संधि है उसमें आपने उपदेश अनुनासिक इद और तश्चलोपः ये सूत्र भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो अंतिम जो लगा सूत्र खरवसानयोर विसर्जनीय से र को क्या हो गया, विसर्ग हो गया, और हमारा क्या बन जाता है, भूतपूर्वः बन जाता है। ठीक है, तो यह शब्द हमने बनाना था भूतपूर्वः। अगला जो बनता है इसमें वागर्थाविव। ठीक है, एक बार इसमें देख लेते हैं। अंत में कहा ना वार्तिक लगा। ठीक है, वार्तिक में कहा इवेन सह समासो विभक्ति लोपस्य वागर्थौ इव वागर्थाविव। ठीक है, तो वागर्थाविव इसका अर्थ है वाणी और अर्थ की तरह। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह बनता है वागर्थौ इव। ठीक है, अब अलौकिक विग्रह इसका बना वागर्थ औ इव। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो सूत्र लगता है वार्तिक लगता है। वार्तिक ही इसमें समास विधायक सूत्र है इसका, वार्तिक। तो वह कहता है इवेन सह समासो विभक्त्य लोपस्य। यह जो वार्तिक है इवेन सह समासो विभक्त्य लोपस्य, यहाँ पर लिखा भी है वार्तिक इवेन सह समासो विभक्त्य लोपस्य। ठीक है, तो यह ही इसमें क्या करता है, इसका समास विधायक सूत्र है यह, इससे समास संज्ञा इसको प्राप्त हुई, और कृत तद्धित समासास्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो वागर्थ औ इव, यह इसकी इस पूरे की क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कृत तद्धित समासास्य से, किसकी, वागर्थ औ इव की प्रातिपदिक संज्ञा। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः आता है। यह क्या करता है, जो सुबंत हैं उनका क्या कर देता है, लोप करने के लिए आता है सुबंत, यानी कि इसमें वागर्थ के बाद औ जो है औ विभक्ति का लोप करने के लिए यह आता है। ठीक है, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। लेकिन यहाँ पर पहले ही वार्तिक का विधान किया गया है, तो वह वार्तिक आता है, वह कहता है इवेन सह समासो विभक्त्य लोपस्य। इव के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप नहीं होता है, इसने यह विधान किया है। तो यहाँ पर इव के साथ समास हो रहा है, वागर्थ औ के बाद इव है ना, तो इसी का विधान यहाँ पर इवेन सह समासो विभक्ति लोपस्य। इसने कहा कि जहाँ पर इव के साथ समास हो रहा हो वहाँ पर जो है औ का लोप नहीं होगा, कह दिया इसने, विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता है, वागर्थ औ इव ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब आगे प्रक्रिया चलती है वागर्थ। वागर्थ में क्या है, अंत में थ में अ है और उसके बाद औ है, तो यहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देते हैं, तो वागर्थौ इव बना। ठीक है, अब वागर्थौ, थौ में अंत में औ है और पर में उसके ई है, तो यहाँ पर एचो यवायाव से अयादि संधि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अव को आव आदेश हो जाता है, वागर्थ आव इव बना, और इन्हें मिला देते हैं तो क्या बना, वागर्था विव बन जाता है। ठीक है, तो यहीं पर आपका जो यह सबसे प्रथम समास है केवल समास, यह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।